Hello everyone, how are you? Okay, today we will be discussing a new topic in electric charges and field, the first chapter of class 12 physics. This is video lecture number 8. Actually, the new topic which we are going to do is principle of superposition of electrostatic forces. It should be included in previous video number 7, but due to some reason it could not be included, so I came back with this new topic, principle of superposition of electrostatic forces. And actually these forces are due to multiple charges. So the definition of the statement of principle of superposition is already mentioned here. So let me explain what does this mean. इसका मतलब क्या है, मैं जरा बता देता हूँ कि कूलम्स लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा। कूलम्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा कि दो चार्ज है ना, दो चार्ज बॉडीज है, दो चार्ज बॉडी के बीच में जो फोर्स इंटरैक्टिंग फोर्स होता है उसको लेकर के कूलम्स लॉ है। कूलम्स ने हमें सिर्फ दो चार्ज के बारे में जानकारी दी, दो चार्ज के बीच में किस तरह का अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स लगता है और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है और उसका डायरेक्शन क्या होता है, वेक्टर फॉर्म क्या होता है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि F = K Q1 Q2 by R²। नाउ दिस इज नोन फैक्ट, बट इफ देयर आर मोर देन टू चार्जेस, अगर वहाँ दो से ज़्यादा चार्जेस है, तीन चार्जेस है, देयर आर थ्री चार्जेस और फोर चार्जेस, then it is not possible using Coulomb's law to find out the net force, total force acting on a particular charge. So to explain this fact, how much is the total force acting on a particular charge due to some other charges in a system, we have a principle called principle of superposition. So its statement is something like this. You can even write down. So if I read out, it is just wastage of time. So you can read it out that it says that in a system, if there are a number of charges, then total force or net force on a particular charge due to all other charges is the vector sum of all the forces on that particular charge due to other charges but taken at a time. Taken at a time means जब मान लो Q1 Q2 Q3 है, इसकी तरह Q1 Q2 Q3 है। अब Q2 मान लो Q1 के ऊपर हमें टोटल चार्ज निकालना है, टोटल फोर्स निकालना है, मैं चार्ज बोल रहा हूँ, टोटल फोर्स निकालना है। तो पहले सोच लेते हैं कि ये नहीं है, ठीक है। अच्छा, जब ये नहीं है तो ये दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये दोनों पॉजिटिव चार्ज अगर है तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ फोर्स है वहां पे, और वो फोर्स जो है वो कूलम्स लॉ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब देखा गया कि और एक थर्ड चार्ज इधर आ गया, थर्ड चार्ज Q3 आ गया। अब Q3 भी इसको, ये भी पॉजिटिव है, Q3 भी इसको इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, Q3 एक फोर्स ऐसे लगाएगा, Q2 ऐसे फोर्स लगा रहा है ना। अच्छा, जब Q3 फोर्स लगा रहा है Q1 के ऊपर, तो इनके बीच में जो रिश्ता था, एक बॉन्डेज, एक इंट्रैक्शन था, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। यही इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेकन एट ए टाइम the individual force are unaffected due to the presence of other charges. This is termed as superposition of principle. Principle of superposition. इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ, लेकिन इनका इसके ऊपर लगने वाला जो टोटल फोर्स है वो इंक्रीज हो जाएगा।
वो इंक्रीज हो जाएगा, will increase. But the presence of the third charge is not going to affect the force between the first two charges. इसी तरह अगर n number of charges है, q1, q2, q3, q4, q5, qn, if there are n number of charges, तो मान लो q1 के ऊपर हमें टोटल फोर्स निकालना है, तो q2 उस पे फोर्स लगाएगा, q3 उस पे फोर्स लगाएगा, q4 उस पे फोर्स लगाएगा, q5 उस पे फोर्स लगाएगा, qn उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, है ना। तो होता क्या है कि q2 जब इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, उसके बाद फिर q3 लगाएगा फोर्स इसमें, तो ये इफेक्ट नहीं होगा, ये कम ज्यादा नहीं होगा, ये जितना लगा सकता था उतना ही लगा रहा है। और जब q3 लगाएगा, हाँ, तो इसको इफेक्ट नहीं करेगा, इसका अपना एक फोर्स होगा। अच्छा, फिर q4 लगाएगा, फिर q5 लगाएगा विदाउट अफेक्टिंग द फोर्स बिटवीन अदर पेयर ऑफ चार्जेस। ओके, इस तरह q1 के लगाएगा इसमें। अब इसके ऊपर लगने वाले 1 2 3 4 5 मतलब n तक तो बहुत ही हो जाता है, n नंबर ऑफ फोर्सेस हो जाएगा। तो सारा फोर्स को हम ऐड करेंगे, सारा फोर्स को हम ऐड करेंगे, और ये फोर्स, रिमेंबर फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कैसे ऐड करते हैं? वेक्टर सम, वेक्टर का लॉज है ना, वेक्टर्स को ऐड करने का लॉज है, उसको फॉलो करना पड़ेगा, ये है कॉन्सेप्ट। सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मतलब ये सारा फोर्स यहाँ पे सुपरपोज हो रहा है, सुपरपोज हो रहा है, और फाइनली एक सिंगल फोर्स निकल के आ रहा है, उसको कहते हैं नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज। ओके, let us begin with three charges. Suppose in a coordinate system there are three charges, q1, q2, q3. This is x, this is y. Okay, this is origin, ये origin हो गया, है ना। The position vector of q1 is r1, position vector of q2 is r2, this one r2, and position vector of q3 is r3. Okay, r3, this is r3. So the force that q2 exerts on q1 is F12. याद आ रहा है ये चीज? जरूर याद आ रहा होगा कि q1 के ऊपर q2 जब फोर्स लगाता है तो उसको कहते हैं F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ओके, अब q3 q1 पे लगा रहा है, q3 जो है q1 पे लगा रहा है, ऐसे क्यों जा रहा है फोर्स? बिकॉज इट इज रिपल्सिव फोर्स। एक्चुअली q1 भी इसके ऊपर लगा रहा है, लेकिन q1 भी q3 के ऊपर फोर्स लगा रहा है और ये नीचे की तरफ जाएगा, बट अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम q1 की बात कर रहे हैं। हमें क्या करना है? टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन q1 फाइंड करना है। ठीक है बच्चों? ओके, सो 1, और इसको क्या कहते हैं? F13, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। ओके, तो अब यहां पर दो फोर्स आ गया, F12 और F13। दो फोर्स हमें नहीं चाहिए, हमें दो फोर्स नहीं चाहिए, हमें सिंगल फोर्स चाहिए एक्टिंग ऑन Q, टोटल फोर्स चाहिए एक्टिंग ऑन Q। अब यहाँ पर दो फोर्स आ गया, there are two vectors, now remember the vector law। तो इसके बीच से जो निकलेगा ये हो जाएगा F1। Why F1? The total force acting on Q1, इसलिए F1। हम कभी कभी FR भी लिख देते हैं, रिजल्टेंट फोर्स। अगर दो ही फोर्स के बारे में करना है तो हम नेट फोर्स भी बोल देते हैं उसको, बट हियर कन्वेंशनली वी कैन यूज F1। तो अब बताओ F12 कितना होता है? यहाँ पर थोड़ा सा कर देते हैं। F12 हमने फॉर्मूला किया था F12 का, K Q1 Q2 अपॉन इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? R1 माइनस R2, है ना, R1 माइनस R2
स्क्वायर, यूनिट वेक्टर कौन सा होगा, R1 माइनस R2 कैप, ये हो गया, ये फोर्स Q1 Q2 by R1 minus R2 displacement vector according to triangle law over here, displacement vector into R1 minus R2 cap, that means it is showing the direction. So the direction of this displacement vector is the direction of F12. इसी तरह से अच्छा इसको हम और आगे बढ़ा सकते हैं, K Q1 Q2 अपॉन इसको R12 कर देते हैं, इसको हम R12 भी बोल सकते हैं, R12 मीन्स R12 तब होता है जब R1 माइनस R2 होता है, R1 माइनस R2 इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड एज R12। अच्छा उसी तरह इसको हम क्या बोलेंगे, R1 माइनस R3, उसको हम क्या बोलेंगे R13, है ना, ये वाला, ये है ना, ये। अच्छा सो R12 यूनिट वेक्टर कौन सा हो गया, यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूं मैं, यूनिट वेक्टर कौन सा हो गया इसका, R12 का कैप। सो F12 इज दिस, कैन वी राइट F13, ऑब्वियसली यस, हम लोग लिख सकते हैं F13 कितना आता है, डायरेक्ट कर देते हैं K Q1 Q2 अपॉन R13 स्क्वायर इंटू R13 कैप। ये भी इसी तरह से आया हुआ है, अगर इसको इस फॉर्म में लिखना है तो R1 माइनस R3 होगा, यू कैन रिकैप द प्रीवियस लेक्चर्स, यू विल गेट देयर। R13 स्क्वायर R13 कैप, इसके बदले में ये आ गया, इसके बदले में ये आ गया F13। व्हाट इज द नेट फोर्स F1, इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स, इसको हम कैसे निकालेंगे, आप इस वेक्टर को और इस वेक्टर को वेक्टोरियली ऐड करेंगे, मतलब वेक्टर सम, यहाँ लिखा भी है इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज। ओके, तो क्या होगा F1 इक्वल टू हो जाएगा F12 प्लस F13 वेक्टर। इसका वैल्यूज पुट करके अगर हम करते हैं, कॉमन वगैरह सब कुछ निकालते हैं, if you add this one and this one and take out common, what you will get, you will get 1 by 4 pi epsilon naught for this K, the value of K is 1 by 4 pi epsilon naught if it is operated in vacuum, and Q1 is also common, look you can see Q1 is also common, so Q1 bracket Q2 upon R12 square into R12 cap plus Q3 upon R13 square into R13 cap. So this is the total force on charge Q1. Let us discuss about n charges. This is something about 3 charges. So if there are more than 2 charges, it is called system of charges. Okay, and there Coulomb's law is not applicable, right? We have to apply principle of superposition. This thing we have studied in previous mechanics also. If there are number of forces, we need to find out resultant force. Okay. Right? Now think of n charges. Suppose Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Qn. We want to find out total charge, total force on Q1 due to other charges. अब देखो Q2 इसके ऊपर फोर्स लगाएगा एक, है ना, ये फोर्स लगाया इसने, ये फोर्स लगाया, Q3 लगाएगा एक फोर्स, ये लगा दिया, Q4 भी लगाएगा एक फोर्स, ये लगाया, है ना, Q5 भी लगाएगा, ऐसे, है ना,
और क्यू एन भी लगाएगा इसमें। कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पता नहीं चलता है कहाँ कौन सा फोर्स किधर कौन से डायरेक्शन में है क्या है। एक वेक्टर तो ये हुआ, इसको हम F2 कह सकते हैं। F2 फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू ने जो फोर्स लगाया वो फोर्स F2। और इसको हम क्या कह सकते हैं, F3 फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय Q3, फोर्स एक्सर्टेड बाय Q3 ऑन Q1, F3 हो गया। अच्छा, अब इसको हम F4 कर सकते हैं, इसको हम F5 कर सकते हैं, और इसको हम F6 Fn, F5 F6 F7 करते करते Fn तक। So look here, this is one force, this is another force, this is another force, this is another force, this is another force। अब क्या करेंगे, इसका इन सभी का रिजल्टेंट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। ये तो अगर हम पैरेलल लॉ अप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज फाउंड आउट इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर सम करके निकालेंगे। हाँ, कहने का मतलब आई मीन टू से अगर सचमुच निकालना पड़े तो F2 और F3 का पहले रिजल्टेंट कर लेंगे, उसके साथ फिर देखेंगे F4 का क्या रिलेशन है, फिर इस F3 और F2 का जो रिजल्टेंट आएगा उसके साथ F4 को फिर हम लेंगे और फिर उसका रिजल्टेंट निकालेंगे। उसका रिजल्टेंट जो आएगा उसके साथ हम F5 को करेंगे। अच्छा, फिर उन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसके साथ फिर Fn करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, we will get the resultant force of all the forces taken one at a time due to all the forces, total force हमारा निकल जाएगा। So how to express the total force, net force acting on Q1? सीधी सी बात है, यहाँ लिख देते हैं F1 total force equals to F1 2 force on 1 due to 2, force on 1 due to 3, plus force on 1 due to 4, plus plus force on 1 due to n. This is the representation of resultant force on a particular charge due to all other charges. Clear? Okay. इसको फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे? फॉर्मूला के लिए मैं एक थोड़ा सा यहाँ पे रब कर देता हूँ, ये तो आपने देख लिया है। ओके, इसका फॉर्मूला यही फॉर्मूला आएगा, ये थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा बस, दैट्स इट। यू हैव टू एक्सटेंड दिस फॉर्मूला अप टू n तक एक्सटेंड करना है और कुछ नहीं है। क्लियर? n तक एक्सटेंड करना है। क्या आ जाएगा? F1 means net force acting on charge 1 equals to ये तो लिखा ही हमने, और F12 का क्या आ जाएगा? K लिखते हैं, K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, R12 का क्या प्लस K Q1 Q3 अपॉन Q1 के ऊपर 3 ने लगाया, R13 का स्क्वायर इंटू R13 कैप प्लस K Q1 Q4 अपॉन R14 का स्क्वायर इंटू R14, अगर फोर्थ भी है तो इसी तरह का यूनिट वेक्टर आएगा, प्लस डॉट 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 प्लस R प्लस K Q1 Qn बाई R1n स्क्वायर R1n कैप। यहाँ पे R1n कैप, यहाँ अगर 1n है तो वहां पे 1n हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4,
force on one due to n. So force acting on charge 1 due to all the other charges have been shown here. अब यहाँ पर कॉमन निकालो मत निकालो अपनी मर्जी करो, क्या है, हाँ लिखना तो है, इतना ही लिखना है, हाँ तो KQ1 कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट में, जैसे पहले बोला था वैसे ही हो जाएगा और ज्यादा कोई चेंज वगैरह नहीं है। Q3 अपॉन R13 स्क्वायर इंटू R13 कैप प्लस Q4 R14 स्क्वायर इंटू R14 कैप प्लस Qn बाई R1n स्क्वायर इंटू R1n का कैप, ये होगा। n तक दिखाने का मतलब है कि अगर चार मान लो किस्मत खराब है तो 4 या 5 चार्जेस दे दिए तो कम से कम 4 चार्जेस आएंगे, देयर विल बी 4 चार्जेस, और समटाइम इफ इट इज वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड 5 चार्जेस वहां तक जा सकते हैं। एंड कहने का मतलब कोई 20 25 30 50 नहीं है। ओके, सिर्फ एक पैटर्न याद रखना है कि एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर बाकी चार्जेस कितने कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है उनको ऐड करना है वेक्टोरियली। अच्छा, लेकिन एक चीज ध्यान में रहे कि जब Q3 Q1 के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है तो वो Q1 और Q2 के बीच में लगने वाला फोर्स को वायलेट नहीं करता है, अफेक्ट नहीं करता है, इट डज नॉट अफेक्ट। ओके, दैट वाज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वी हैव रिटन द फॉर्मूला। अच्छा, अब ये फॉर्मूला लिख के रट्टा मार के कोई फायदा नहीं है जब तक हम इसका न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे। सो लेट अस कम टू द न्यूमेरिकल्स। ओके, न्यूमेरिकल्स में आते हैं। न्यूमेरिकल्स कई तरह के होते हैं, जैसे एक ट्रायंगल दे दिया, एक स्क्वायर दे दिया, है ना, 3 चार्जेस का एक ट्रायंगल दे दिया, 4 चार्जेस का एक स्क्वायर दे दिया और ये रेक्टेंगुलर शेप दे दिया, है ना। तो उसको लेकर के उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल टाइप प्रॉब्लम, है ना। तो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस स्टार्ट। तो इसको हटा देते हैं, ठीक है, पॉज करके लिख लेना। ओके, ये चार्जेस जो है ना, अगर अच्छी तरह से समझ के करें, डीपली स्टडी करें, तो ये जो इलेक्ट्रिक स्टार्टिंग हुआ, करंट इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, इंटरेस्टिंग चैप्टर्स। लेकिन इसमें क्या करना पड़ता है, इसको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है खुद, है ना। अच्छा, नाउ प्रॉब्लम। Without solving a problem, the problem remains a problem. Without solving problem means numericals, the problem remains a problem. Remember this. So, मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है, अच्छा यहाँ छोटा सा बना लेता हूँ। एक ट्रायंगल है जिसको मान लेते हैं ए, यहाँ पे प्लस Q है, यहाँ पे प्लस Q है, यहाँ पे प्लस Q है। इसको मान लेते हैं A पॉइंट वर्टेक्स, इसको मान लेते हैं B वर्टेक्स, इसको मान लेते हैं C वर्टेक्स। क्वेश्चन है, फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज एट सी पे जो चार्ज है उस पे लगने वाला नेट फोर्स फाइंड करें। तो देखते हैं इसमें ये कौन सा चार्ज है, प्लस, ये कौन सा चार्ज है, प्लस, पॉजिटिव पॉजिटिव, क्या करेगा, रिपेल, है ना। सो इस चार्ज को ये चार्ज रिपेल करेगा इधर, यानी इसको मिटा के थोड़ा सा ये कर देते हैं, या प्लस Q कर दिया, तो ये इधर आएगा ऐसे।
इसको हम कहते हैं एफ ए। क्यों? एफ ए ने लगाया हुआ चार्ज, फोर्स ए ने लगाया हुआ फोर्स, ए ने सी के ऊपर एक फोर्स लगाया, सो डिनोटेड बाय एफ ए। ये इधर आ गया। अच्छा, सी के ऊपर और एक फोर्स लग रहा है, ये one more force is being acted on C due to the charge at B. In which direction it will be? वो कौन सा डायरेक्शन में होगा? डायरेक्शन obviously it will repel, it is also positive repel, its direction will be this. Okay, इसका डायरेक्शन इधर आ रहा है, ये हो गया एफ बी। अब बताओ क्या इस एफ ए का मैग्नीट्यूड और एफ बी का मैग्नीट्यूड सेम होगा? बताओ बताओ बताओ, एफ ए और एफ बी का मैग्नीट्यूड सेम होगा या नहीं होगा? मेरे ख्याल से सेम होगा। क्यों? लुक एट द डिस्टेंस बिटवीन, लुक एट द चार्ज, सेम चार्ज q1 q2 यानी q स्क्वायर हो जाएगा, डिस्टेंस a स्क्वायर, तो k q स्क्वायर बाई a स्क्वायर, इसका आ जाएगा, है ना, इसका आ जाएगा k q स्क्वायर बाई a स्क्वायर, q इंटू q स्क्वायर, और इसका क्या आ जाएगा k नहीं, इसको यहाँ लिख देते, मैंने यहाँ लिखा, यहाँ भी लिख सकते हैं k q स्क्वायर बाई a स्क्वायर, इसका भी k q स्क्वायर बाई a स्क्वायर, सेम आ गया, q इंटू q a स्क्वायर, q इंटू a स्क्वायर, q इंटू a स्क्वायर। क्लियर? ओके, बोथ द फोर्सेस आर सेम। अब देखो इसका जो रिजल्टेंट है, वन फोर्स इज एफ ए, अनदर फोर्स इज एफ बी, तो इसका रिजल्टेंट ये रहेगा, बीच वाला। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे एफ सी, एफ सी, एफ सी, फोर्स ऑन सी, एंड दैट वाज द क्वेश्चन, टोटल फोर्स ऑन सी। अब एफ सी कैसे निकालेंगे? वेक्टर सम एफ ए और एफ बी का यहां कर देते हैं, ये हुआ एफ बी और ये रहा एफ ए। अब इसमें एक सर्टेन एंगल है, जब एंगल है तो एक चीज याद रखो, रिकॉल वन थिंग, दैट इज पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर्स। तो उसका जो बीच का आएगा रिजल्टेंट, ये होगा एफ सी। तो एफ सी हम कैसे निकालेंगे? रिमेंबर एफ बी एंड एफ ए आर इक्वल वेक्टर्स, एफ बी और एफ ए इक्वल वेक्टर है। अगर ये दोनों इक्वल वेक्टर है तो इसका रिजल्टेंट एग्जैक्टली बीच से गुजरेगा, ठीक है, बीच से गुजरेगा। तो इसको हम क्या मान लें? एफ ए और एफ बी को हम क्या मान लेते हैं? इसको हम मान लेते हैं एफ, ये भी एफ है। तो एफ सी का वेक्टर मैग्नीट्यूड, एफ सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बाद में फिर हम डायरेक्शन भी लिखेंगे। ओके, डायरेक्शन वी विल फाइंड आउट बाय टेकिंग थीटा बिटवीन द टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच में जो एंगल थीटा होगा, उस थीटा को यूज करके पैरेलल लॉ को यूज करना है रिजल्टेंट वेक्टर के लिए। ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट मैग्नीट्यूड के लिए वो करना है, और वेक्टर के लिए तो वेक्टर सम है, वेक्टर के लिए तो वेक्टर सम है, और मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे? पैरेलल लॉ यूज करेंगे। ओके, लेट अस फाइंड आउट एफ ए मॉड्यूलस स्क्वायर प्लस एफ बी मॉड्यूलस स्क्वायर प्लस 2 fa into fb cos theta, if theta is the angle between the two vectors, right? Okay, so what comes? fa क्या था? f था। अच्छा, f हो गया, ये भी f हो गया, ये 2f स्क्वायर हो गया, cos थीटा हो गया, है ना। अब देखना है थीटा कितना है यहाँ पे, ये एंगल कितना है भाई? ए ए ए,
AAA. In a triangle, three sides are equal, so it is equilateral triangle. So each angle must be 60. अगर ये 60 है तो ये थीटा भी 60 डिग्री का हो जाएगा. थीटा इज ऑल्सो 60 डिग्री. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो 60 पुट करो इधर. यहां से क्या आ गया, 2f कॉमन आ गया, 2f स्क्वायर. 2f स्क्वायर कॉमन, मैं एक ही बार कर रहा हूं. 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, 2f स्क्वायर कॉमन, सो 1 प्लस cos 60. गॉट इट? समझ में आ रहा है? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार इसको रिवाइंड करके देख लेना. 2f स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस cos थीटा इज 60. राइट. नाउ f बाहर आ गया, रूट अंडर 2 1 प्लस cos 60 is how much? 1/2. So f ये तो रूट 2 हो जाएगा, है ना. रूट अंडर रूट 2, अच्छा रूट 2 तो बाहर आ जाएगा, 3/2. तो करके देखते हैं. 2 इंटू cos 60 1/2, cos 60 1/2, 1 प्लस 1/2, 2 प्लस 3/2. तो 2 कैंसिल, है ना. तो क्या आ गया, एफ सी का मैग्नीट्यूड, सिर्फ एफ सी लिखते हैं, मैग्नीट्यूड में कोई वेक्टर का सिंबल नहीं रहेगा. एफ सी इक्वल्स टू √3f. So in case of equilateral triangle, if the charges are placed at the three vertices, we can say that there is, the charges are symmetrical. Charges are symmetrically distributed. If charges are symmetrically distributed, then total charge symmetrically distributed, and at each vertex charges are equal and of equal nature, same nature. चार्ज आर इक्वल. तो नेट चार्ज किसी भी पॉइंट पे, सी पे बोलो या ए पे बोलो या बी पे बोलो, नेट चार्ज या नेट फोर्स, उस चार्ज पे नेट फोर्स √3 इंटू एनी वन फोर्स हो जाएगा. √3 इंटू एनी वन फोर्स बिटवीन एनी वन पेयर ऑफ चार्जेस. √3 है ट्रायंगल के लिए. सो देख लो और जल्दी से कॉपी कर लो, फिर मैं आता हूं. नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन में चले जाते हैं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, उसी तरह का और एक क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है. एक ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल. यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है. ये हुआ ए, ये हुआ बी और ये हुआ सी. ये हुआ सी. सी. ओके. फाइंड the net force acting on the charge at A. Find the net force acting on charge A. कैसे करेंगे, सोचिए कैसे करेंगे. एक बार ट्राई करके देख लो. हो गया, कर लिया. अच्छा, चलो इसको करते हैं. We have to find net force on charge at A. यानी कि B वाले चार्ज, ये चार्ज, इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगा रहा है और कौन से डायरेक्शन में लगा रहा है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. तो इसने इसको ये इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है. अट्रैक्ट लाइक दिस, इधर अट्रैक्ट कर रहा है. ओके. इसका नाम क्या पड़ा, इसका नाम पड़ा एफ बी. एफ बी मीन्स
force on A due to B. Okay, तो शॉर्टकट में FB बोलते हैं। ये चार्ज भी इसको इधर ही खींच रहा है। This is positive, this is negative, so attraction. Okay, so it is pulling in this direction. Its name is FC. अब देखो A में लगने वाला दो फोर्स आ गया, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इसका क्या निकालना है, रिजल्टेंट। ऑब्वियसली रिजल्टेंट इधर कुछ आएगा, यहाँ बना के देख लेते हैं। दिस इज FB, दिस इज FC, और ये एंगल कितना है, ये A है, ये A है, और ये भी A दिया हुआ, ये मैंने बोल दिया था। Each side is A, so that angle is also 60 degree. It is also 60 degree, so it will bisect the resultant vector or force है ना, will be along the angle bisector. What is the angle here? Angle is 60, isn't it? Equilateral triangle. Okay, the same formula. Oh yes, in the previous sum I didn't tell you about the direction. Suppose A, B, C plus Q है ना, then force FC का डायरेक्शन FC हो जाएगा FB प्लस FA, और यू कैन से FA प्लस FB। ओके, डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऐसे था डायरेक्शन, ये रहा, ये था FB है ना, F क्या था वो, FB था, C के ऊपर FB था, और ये FA था, FA है ना, तो ये एंगल था 60 डिग्री, बाइसेक्टर है ना, ये FC, नेट फोर्स ऑन C, so the direction is at 30 degree. So direction of FB is at 30 degree with FB के साथ 30 डिग्री के एंगल में इस FC का डायरेक्शन होगा। इट वॉज रिलेटेड टू प्रीवियस क्वेश्चन। यहाँ पे हमको वही करना है, पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, फिर डायरेक्शन फाइंड करना है। तो FA टोटल फोर्स ऑन A ड्यू टू B एंड C इक्वल्स टू, इसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकाले तो रूट ओवर, अब ये बताओ FB इज इक्वल टू FC का मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं है, सेम है। वाई माइनस कोई मतलब नहीं रखता है कि कूलम्स लॉ में Q1 Q2 करना पड़ता है, Q इंटू Q करना पड़ता है। अब हम देख लेते हैं FB ये वाला, Q इंटू Q A स्क्वायर, FC देख लेते हैं ये वाला, Q इंटू Q A स्क्वायर, सेम मैग्नीट्यूड, देयर बोथ द फोर्सेस आर इक्वल, तो दोनों को हम क्या करते हैं, F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस कितना डिग्री है, 60 डिग्री। ओके, जब यहाँ पर हम कॉस 60 लिखते हैं तो ये 60 डिग्री क्या है, 60 डिग्री इज द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस हुज रिजल्टेंट वी वांट टू फाइंड आउट। ये जो कॉस के बाद लिखने वाला जो चीज़ है ना, ये इधर का ये 30 जैसा नहीं है, ये 30 तो हमने इसका डायरेक्शन बताने के लिए किया हुआ है। 60 डिग्री इन द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस। अब यहाँ देखते हैं क्या आता है, ये हो गया 2F स्क्वायर कॉमन पहले की तरह, 1 प्लस 1/2, तो पहले की तरह √3F आ जाएगा, FA, इसमें भी वही आ गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, one charge was replaced by minus Q. If it is replaced by minus Q,
no change will be there, because in Coulomb's law q and q will be q square irrespective of minus or plus sign. q नेगेटिव तब लेते हैं जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल के बारे में कुछ लिखेंगे, वहां पे माइनस क्यू इज इम्पॉर्टेंट, माइनस क्यू वहां पे वैलिड है, या कूलम्स लॉ में माइनस की जरूरत नहीं है, क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया। अब डायरेक्शन क्या करते हैं इसका, डायरेक्शन 30 डिग्री, यहां लिख देते हैं सीधा अलोंग, किसके डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, along the bisector of angle A, angle bisector. Okay, both the forces are same, then the resultant will be along the bisector. Okay, this is the rule. Now हो गया, इसका निकल गया, मैग्नीट्यूड में निकल गया, डायरेक्शन में बता दिया। अच्छा, डायरेक्शन में हम इस तरह से नहीं करके डायरेक्शन डायरेक्ट भी बता सकते हैं, यहाँ तो सिर्फ मैंने समझाया। डायरेक्शन वी हैव टू मेंशन बाय राइटिंग अलोंग दिस डायरेक्शन, अलोंग दिस लाइन, और अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, है ना, टुवर्ड्स द राइट, टुवर्ड्स द लेफ्ट, लाइक दैट। लेट मी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो प्लीज राइट डाउन दैट। So we are doing numericals based on principle of superposition for a number of charges, and especially we are doing the polynomial type of problems where charges are placed at the vertices of a polynomial. Okay, so in that context अब देखते हैं और एक क्वेश्चन उठा के रखते हैं। अब 3 चार्ज के बारे में कर लिया हम लोगों ने, 3 चार्जेस के बारे में कर लिया, we have done it. अब now let us move to 4 charges. Okay, तो एक स्क्वायर है, स्क्वायर ढंग से नहीं बना, I am not good at drawing. Suppose A, B, C, T. So here 4 point charges are placed. Remember point charges, okay? Point charge याद है ना, point charge. ये प्लस Q, ये प्लस Q, और ये भी प्लस Q, लेकिन ये माइनस Q। बोला है find the net force on B. Okay, find net force on B. On B मतलब on charge at B. On charge B के ऊपर तो फोर्स नहीं लगा रहा है ना, चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है, इसलिए थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करना पड़ता है। On charge at B. Okay, फटाफट कर लेते हैं। B है तो A ने B को किस तरफ फोर्स लगाएगा, किस तरफ क्या करेगा, B को अट्रैक्ट करेगा, माइनस प्लस अट्रैक्ट, है ना, इट इज कॉल्ड FA। ओके, D क्या करेगा, B को अट्रैक्ट, है ना, ये हो गया FD। लिखने का तरीका देख लो, FD। अच्छा, C क्या करेगा, B को अट्रैक्ट, है ना, ये हो गया FC। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि यहाँ पे 3 वेक्टर्स आ गए, हाउ टू सुपरपोज। इसलिए मैंने बोला था कि इफ देयर आर n चार्जेस and there are forces on a particular charge due to some other charges, then we have to find the resultant one by one। 2 का रिजल्टेंट निकाल लिया, है ना, उसके साथ फिर तीसरे वाले को कर लिया, फिर उसके बाद फिर चौथे वाले को कर लिया, लेकिन हमको उतना लंबा जाना नहीं है, हमारे पास सिर्फ 3 है।
सबसे पहले तो हम एफ ए और एफ सी का कर लेते हैं। एफ ए और एफ सी का जो रिजल्टेंट आएगा, ध्यान से देखो इधर, एफ ए और एफ सी का जो रिजल्टेंट आएगा, अगर वो इसी डायरेक्शन में आ रहा है तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर एक ही लाइन पे आ रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, तो उसको डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन एक वेक्टर इधर है और बाकी दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो इस तरफ आ रहा है, तो ये और ये एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसल आउट करेगा, अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है तो। अगर नहीं है तो माइनस करना पड़ेगा। दैट्स इट, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, तो एफ ए और एफ सी को मैं कहां बनू यहां बना देता हूं। ये एफ ए हो गया, ये एफ ए हो गया, ये एफ सी हो गया। ये कौन सा फिगर है भाई, ये तो स्क्वायर है, इसमें कितना एंगल है, राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल, और ये भी राइट एंगल। ओके, राइट एंगल। अच्छा, इस राइट एंगल में एफ सी और एफ ए क्या दोनों सेम है? आर द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ सी एंड एफ ए इक्वल? वी कैन राइट हियर एफ ए इक्वल्स टू एफ सी मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू एफ। इक्वल कैसे हो गया देख लो, Q इंटू क्यू, ये स्क्वायर का साइड तो सेम होता है, मान लो x x x x, जब स्क्वायर बोल दिया तो काम खत्म, साइड इक्वल, ऑल द साइड्स आर इक्वल, x x x x, so Q इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर। k तो कहीं भागने वाला नहीं है, k तो हमेशा आता ही है कांस्टेंट। ओके, फिर इसमें देखो एफ सी, q इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, q इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, वो भी सेम आ रहा है। दैट्स व्हाई एफ ए एंड एफ सी आर इक्वल, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एफ, दिस एफ। ओके, मैग्नीट्यूड, तो ये भी एफ हुआ, तो ये भी एफ हुआ। दोनों फोर्स अगर बराबर है ना, तो इसका रिजल्टेंट किधर से आएगा? मैंने बोला था रिजल्टेंट बीच से आएगा, इट विल बी अलोंग द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, ये रहा बाइसेक्टर, ये हो गया एफ ए और एफ सी का नेट, एफ नेट। अभी मैं इसको एफ नेट बोल दिया या एफ आर बोल सकते हैं, कुछ भी। बी पे लगने वाला जो नेट फोर्स है उसको हम एफ बी बोलेंगे, टोटल फोर्स एफ बी, ठीक है। लेकिन हमने ये कौन सा निकाला, बी पे लगने वाला ये फोर्स और ये फोर्स का रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्स एंड दिस फोर्स। यहाँ पे और एक फोर्स है, उसको भी करना पड़ेगा, तब जाके नेट आएगा, मतलब बी का नेट, टोटल बी का आ जाएगा। ये नेट जो है वो इसी दोनों का है, या तो ऐसे कर ले, इसको एफ नेट नहीं लिख के एफ आर कर देते हैं, रिजल्टेंट पर्टिकुलरली फॉर दिस टू। ओके, तो एफ आर कैसे निकालें, एफ आर का मैग्नीट्यूड? पैराग्राम लॉ, डोंट फॉरगेट द पैराग्राम लॉ, राइट? सो think how you can write the formula here for FR. Obviously f square plus 2f square cos 90 degree. Mind it, this is 90 degree. This is 90 degree, so cos 90. अब क्या होने वाला है, वही ये तो जीरो हो जाएगा, 2f square into cos 90। cos 90 कितना होता है, cos 90 0, है ना? Everyone has to know cos 90 0 at least in class 12। हाँ, वैसे पता है आपको सभी, ऐसे मैं मजाक कर रहा था। हाँ, थोड़ा बहुत मस्ती तो करना पड़ता है ना, नहीं तो एनर्जी कहाँ से आएगा। ओके, सो दिस इज 0, व्हाट इज लेफ्ट, √2f। Have I skipped anything? Have I skipped?
you can easily understand 2f square total, this is 0, so अंडर रूट अगर करते हैं तो रूट 2f हो जाएगा, ठीक है, रूट 2f। तो निकल गया एफ आर का। डायरेक्शन क्या होगा इसका? डायरेक्शन हो जाएगा अलोंग द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, दैट इज, ये भी तो बाइसेक्टर है, ये स्क्वायर है और डी डायगोनल में बैठा हुआ है, ये डायगोनल ऐसे है ना। द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच एंगल, और ये भी जानना जरूरी हो गया, ज्योमेट्री से लिंक है, ज्योमेट्री से डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच एंगल, ओके, सो इट इज द बाइसेक्टर। अब ये जो वेक्टर है, ये जो फोर्स है, नेट फोर्स एफ आर, वो अलोंग द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी जा रहा है, लेकिन इसका मतलब अलोंग एफ डी जा रहा है। तो एफ डी में यहां पे और एक फोर्स आ गया, एक तो एफ डी पहले से है और एक एफ आर, ये एफ डी है और ये एफ आर है। लुक हियर, दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, तो ऐड करना पड़ेगा सीधा, ओके। देयरफॉर नेट force on the charge at B is F B vector equals to F D vector plus F R vector। F D का क्या हो जाएगा? Q into Q by डायगोनल का फॉर्मूला कितना होता है? √2 into साइड, डायगोनल इज √2 into साइड, तो इसको लिख देंगे हम लोग k q into q अपॉन √2 into a का स्क्वायर। समझ में आया? ये k q into q क्या है? k q into q एफ डी का कर रहे हैं, डिस्टेंस क्या है? डायगोनल, फॉर्मूला क्या है? √2a का स्क्वायर। क्लियर? ओके, प्लस एफ आर इज दिस √2f, अब उस एफ का भी फिर बैठ जाएगा। एफ कौन सा था? एफ सी और एफ ए, एफ सी या तो एफ ए, इसको हमने एफ माना था, ठीक है, गड़बड़ नहीं करना, इसको और इसको हमने एफ माना था, देखो दोनों सेम है, लेकिन ये वाला फोर्स सेम नहीं है, ये वाला अलग है, ये डायगोनल, ये साइड है, ये भी साइड है, समझा करो चीज को। √2f, अच्छा, तो यहाँ पे आ गया हमारा k q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस √2 टाइम्स f, कितना होगा यहाँ पर? f कितना निकाला था? f a कहाँ गया? f a कैसे निकालेंगे? f a को सोच लो, वही तो f है, f a को सोच लो, q into q स्क्वायर बाय x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये a लिया ना मैंने, यहाँ a नहीं होगा, सॉरी, इसको x बना दो, क्योंकि साइड पर हमने x लिया हुआ है, x, ये भी x कर दो, इट इज ऑल्सो x, सो k √2 इंटू k इंटू q स्क्वायर, ये वाला k इंटू q स्क्वायर लिख देते इधर, समझ नहीं आएगा। एफ ए इक्वल्स टू k, अच्छा, इसको कहाँ लिख दूँ? यहाँ लिख देता हूँ, k इंटू क्यू स्क्वायर, ये वाला एफ ए, अब यहाँ से फील आ जाएगा, एफ ए का हमने यहाँ लिखा है, इसका जो मॉड है k क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, है ना, स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। लेट अस फाइंड आउट द टोटल फोर्स ऑन बी। क्या होगा इसका टोटल फोर्स? दोनों ऐड कर लेते हैं, और क्या, दोनों ऐड कर लेते हैं, और क्या ऐड कर लेते हैं, के आ जाएगा कॉमन, क्यू स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, एक्स स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, √2 भी आ जाएगा कॉमन, ओके, के आ जाएगा कॉमन, क्यू स्क्वायर आ जाएगा,
नीचे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, रूट टू भी कॉमन आ जाएगा, तो बचा क्या 1/2 प्लस 1। तो नहीं, रूट टू कॉमन नहीं लेते, छोड़ो, इतना ज़्यादा क्या करना है ना, ये कॉमन आ गया बस। तो ये कॉमन आ गया तो बचा हमारा 1/2 प्लस रूट टू। तो 1/2 प्लस रूट टू, अगर इतना भी ला दिया ना आंसर में तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। इतना भी अगर ला दिया तो एग्जामिनर बड़ा खुश हो जाएगा, हाँ बच्चे ने लाया है, कुछ ना कुछ तो किया है। हाँ, ये थोड़ा सा कैल्शियम वगैरह कुछ करना था, शायद टाइम नहीं मिला होगा, इतना ही छोड़ दिया। एक्चुअली वी हैव डन ऑल द प्रोसेस, all the aspects to find the total force acting on B। बस हो गया। अगर x का कोई वैल्यू दिया रहेगा 10 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर समथिंग लाइक दैट, यू कैन पुट हियर, फिर k की वैल्यू पुट कर दो, है ना। अब q का वैल्यू अगर कुछ दिया हुआ, कोई माइक्रो कूलम में दिया है, कोई कुछ कूलम में दिया है, x मीटर में दिया हुआ है, तो k का वैल्यू 9 × 10⁹ पुट करना है, q का वैल्यू पुट करना है, x का वैल्यू पुट करना है, इनका तो क्या वैल्यू पुट करें, वही तो वही रह जाएगा। थोड़ा सा चेंज ला सकते हैं, मैं अभी के में छोड़ देता हूँ, अगर जरूरत पड़े तो 9 × 10⁹ q का वैल्यू x का वैल्यू पुट करना है। समझ में आया, k² / x²। यहाँ पे अगर हम एलसीएम करें तो क्या आ जाएगा 1 + 2 √2/2। फायदा क्या हुआ, फायदा क्या हुआ, कुछ नहीं। तो ठीक है, 2 √2 + 1/2 इतना कर सकते हैं। बाद में हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं, 2 √2 + 1, ज्यादा से ज्यादा अपने मनगढ़ंत कहानी से नहीं लिख सकते हैं। ओके, तो 2x² हो गई, 2x² ये आ गया FB का मॉड है ये, एक्चुअली मॉड लिखना पड़ेगा क्योंकि इसका ये मॉड में ऐड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। दोनों डायरेक्टली सेम है तो मॉड में ऐड कर सकते हैं, तो मॉड में है ये, ठीक है। अच्छा, अभी मॉड आ गया, f = FB का इक्वल टू, अब यहाँ लिखेंगे along the diagonal BD, not DB, BD ऐसे करके along the diagonal BD दिखा दिया, एरोनॉल दिखा दिया, इसका मतलब वो DB नहीं हो सकता, BD ही है। अच्छा, so these are the numericals. Write down. I will move to the next numerical. Next question. और एक क्वेश्चन लेके आ गया। अब ये क्वेश्चन आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर हम चलेंगे दूसरे टाइप में। इसी तरह के और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के बुक में, उनको प्रैक्टिस करना है। बेसिस क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। किसी एक चार्ज के ऊपर बाकी जो चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं, एक एक करके उनको लिखना है और उनको वेक्टर लॉ अप्लाई करके ऐड करते चले जाना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज एक स्क्वायर है ना, स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर तो नहीं लग रहा है, चलो नहीं लगने दो, कोई बात नहीं। A B C D, यहाँ पे चार्ज वगैरह है, हाँ, प्लस Q और इसका सेंटर में ज्योमेट्रिकल सेंटर, डू यू नो व्हाट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल सेंटर?
ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ ए स्क्वायर लाइज एट द बाइसेक्टर ऑफ टू डायगोनल्स। तो ये डायगोनल हो गया। अरे भाई मैं भी ना, अच्छा ओके, हाँ, दिस इज डायगोनल, दिस इज प्लस क्यू। बोलता है कि देयर इज, अब यहाँ पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, दिखाई दे रहा है, और क्वेश्चन में तो लिखा रहेगा कि देयर आर 4 चार्जेस प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू ईच एट द 4 vertices of a square, and there is another charge plus capital Q placed at the center of the square. There is a charge plus Q at the center of the square. Find F net on Q. Find F net on Q. वही सुपरपोजिशन फटाफट कर लेते हैं। पॉजिटिव Q, ये कैपिटल Q को क्या करेगा, इधर इस तरफ, इसको क्या कहते हैं, एफ बी। अच्छा, ए Q को क्या करेगा, उधर पॉजिटिव है ना, ये इस डायरेक्शन में 2 फोर्स आ गया, इसको क्या कहेंगे हम लोग, एफ ए कहेंगे। अच्छा, ए ने किया, बी ने किया, अब सी करेगा, सी, अच्छा इसका थोड़ा सा डायगोनल में कुछ फर्क आ रहा है, डायगोनल कुछ फर्क आ रहा है, ऐसे सीधा जाएगा ये, चलो अभी ठीक है, ये प्लस, अच्छा ये क्यू हो गया प्लस क्यू। अच्छा, तो बी ने उधर किया, ए ने इधर किया। अच्छा, सी इस क्यू को किधर पुश करेगा, सी इज आल्सो पॉजिटिव, इट विल रिपेल ये डायरेक्शन, है ना। अच्छा, ये इसको कहते हैं एफ सी। अच्छा, और डी क्यू को क्या करेगा, इधर ये ऐसे, ये कहते हैं एफ डी। तो क्या लग रहा है, एफ ए और एफ सी कैंसिल आउट हो जाएगा, दे आर ऑपोजिट डायरेक्शन, दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, विल इट कैंसिल आउट। अगर कैंसिल आउट होना है तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर सेम है तो पॉसिबल है। इट इज ए स्क्वायर, इट इज अ डायगोनल एंड दिस इज हाफ ऑफ द डायगोनल। डायगोनल फॉर्मूला इज व्हाट, डायगोनल ऑफ स्क्वायर √2a। अगर ये a है, दिया होगा पेपर में, दिया होगा a वगैरह दिया होगा, √2a है, तो हाफ ऑफ द डायगोनल क्या हो जाएगा, √2a/2, है ना, हाफ इज इक्वल टू √2a/2, हाफ ऑफ डायगोनल ये हो गया। तो आप निकालना शुरू कर देते हैं। एफ ए मैग्नीट्यूड में कर रहे हैं इज इक्वल टू एफ सी, हाँ, क्योंकि दोनों डायगोनल हाफ ऑफ डायगोनल सेम ही होगा और चार तो क्यू ही है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ये देखो एफ ए है ना, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई हाफ ऑफ द डायगोनल स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर क्या था, √2a/2, यानी कि ये हो जाएगा a/√2। तो यहां कर देंगे a/√2 का स्क्वायर, दिखाई दे रहा है। अच्छा, दोनों का वैल्यू ये हो गया, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, एफ ए वेक्टर एंड एफ सी वेक्टर आर equal and opposite, so they cancel out, यानी कि एफ ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एफ ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एफ सी वेक्टर, ऑपोजिट है, माइनस में आ जाएगा। अच्छा, अब देखते हैं बी और डी का। सिमिलरली एफ बी इज इक्वल टू एफ डी, इसमें क्या होगा, देखो इसमें क्या होगा कि एफ बी ने इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगाया, एफ बी,
तो फॉर्मूला क्या आएगा, Q इंटू क्यू बाई हाफ ऑफ द डायगोनल। इसका भी वही होगा, डी ने इसको ऊपर Q के ऊपर ये फोर्स लगाया है ना, तो डिस्टेंस तो ये है, तो Q इंटू क्यू बाई हाफ ऑफ द डायगोनल स्क्वायर है कि नहीं। अच्छा, तो K इंटू क्यू बाई A बाई रूट 2 का स्क्वायर। ये चीज देखो सेम ही है। अच्छा, और एफ बी देखो डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो एफ बी एंड एफ डी आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन and they are equal in magnitude, जो भी हो, तो एफ डी वेक्टर माइनस ऑफ एफ डी वेक्टर। अब हम नेट करते हैं, एफ नेट किसके ऊपर, एफ नेट, एफ नीचे नेट किसके ऊपर, ऑन कैपिटल क्यू। ये देखो कैपिटल क्यू के ऊपर जो नेट फोर्स क्या लग रहा है, नेट फोर्स इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, इजंट इट। ओके, सबको ऐड कर लो, एफ ए प्लस एफ सी है ना, प्लस एफ बी प्लस एफ डी। अच्छा, एफ ए के बदले में हम माइनस एफ सी लिख सकते हैं, यस और नो, माइनस एफ सी लिख सकते हैं इसके बदले में, माइनस एफ सी, ये हो गया एफ सी। अच्छा, एफ डी के बदले में क्या लिख सकते हैं, माइनस एफ डी, चलो भाई लिख देते हैं माइनस एफ डी है ना, माइनस एफ डी प्लस एफ डी, तो ये कैंसिल, जीरो इज इक्वल टू जीरो। सो नेट फोर्स एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर is zero if at each vertices there are equal charges। अगर इक्वल चार्जेस है इसको कहते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसे केस में ये स्क्वायर है, स्क्वायर भी एक सिमेट्रिकल फिगर है, उसके सेंटर में कोई भी अगर चार्ज रखेंगे तो उस पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट, ओके, नेट फोर्स जीरो। जब पेपर में देता है फाइंड द नेट फोर्स बोलते हैं, उस समय बच्चे उतना जल्दी नहीं समझते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी समझना होता है, स्क्वायर है, चारों चार्ज बराबर है, ओ नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। कभी कभी यही प्रॉब्लम एमसीक्यू में दे देता है और उसको बहुत जल्दी करना होता है, ठीक है। सो दीज आर द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। There are so many other numericals. Whenever there will be time, we will come back with the same numericals. But for now, I want to move to next topic, electric field, in the next lecture. So till then, study properly and be happy. Thank you. Bye bye.